इस वीडियो में हम 1947 से अब तक के सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम और उनकी जीवनी जानेंगे। चंद्रशेखर सिंह। उनका जन्म 1927 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी का एक कृषक परिवार में हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा भीमपुरा के रामकरण इंटर कॉलेज में हुई। उन्होंने एम.ए. डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। उन्हें विद्यार्थी राजनीति में एक फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता था। विद्यार्थी जीवन के पश्चात वह समाजवादी राजनीति में सक्रिय हुए। 1962 से 87 तक वह भारत के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने 1984 में भारत की पदयात्रा की, जिससे उन्होंने भारत को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। इस पदयात्रा से इंदिरा गांधी को थोड़ी घबराहट हुई। सन 97 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने मंत्री पद न लेकर जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लिया था। सन 1987 में ही वो बलिया जिले से पहली बार लोकसभा के सांसद बने। उन्होंने पहले के नेता विश्वनाथ प्रताप सिन्हा के राजीनामा के बाद जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की। उनकी सरकार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव न करने के लिए समर्थन करने के बाद उनकी छोटे बहुमत की सरकार बन गई। उनका कांग्रेस से संबंध बाद में कांग्रेस ने उनको नेता राजीव गांधी का सुराखी करने के आरोप के कारण से बदल गया। कांग्रेस ने उनके सरकार को सहयोग नकारने के बाद उन्होंने 60 सांसद के समर्थन के साथ इस्तीफा घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री के पद में 7 महीने तक रहे चंद्रशेखर मार्च 6, 1991 में राजीनामा किया। उन्होंने लेकिन राष्ट्रीय चुनाव तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। चंद्रशेखर उनके संसदीय वार्तालाप के लिए बहुत चर्चित थे। उन्हें 1995 में आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड भी मिला था। चंद्रशेखर भारत के निचले सदन लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने यहाँ समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय का नेतृत्व किया था। 1787 से उन्होंने लोकसभा की निर्वाचन 8 बार उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से जीता था। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजे आक्रोश के कारण एक बार चुनाव हारे थे। शेखर जी को मल्टीपल मायलोमा, एक प्रकार का प्लाज्मा कोष कैंसर हुआ था। 3 मई 2007 को उनको इस रोग के इलाज हेतु गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी अवस्था बिगड़ती गई और आखिर में जुलाई 8 में नई दिल्ली में अस्पताल में उनका देहावसान हो गया। पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। नरसिम्हा राव जी का जन्म 28 जून 1221 करीमनगर आंध्र प्रदेश में हुआ और मृत्यु 23 दिसंबर 404 दिल्ली हुई। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही आरंभ हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनके प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। ऐसे में सहानुभूति की लहर के कारण कांग्रेस को निश्चय ही लाभ प्राप्त हुआ। 1991 के आम चुनाव 2 चरणों में हुए थे। प्रथम चरण के चुनाव राजीव गांधी की हत्या से पूर्व हुए थे और द्वितीय चरण के चुनाव उनकी हत्या के बाद में। प्रथम चरण की तुलना में द्वितीय चरण के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसका प्रमुख कारण राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर थी। इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस ने 232 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। फिर नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया गया। ऐसे में उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार अल्पमत में थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत साबित करने के लायक सांसद जुटा लिए और कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। पी.वी. नरसिम्हा राव ने देश की कमान काफी मुश्किल समय में संभाली थी। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर तक कम हो गया था और देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक भंवर से बाहर निकाला। 1991 से 1996 तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।
अटल बिहारी वाजपेयी भारत के महान नेताओं में से एक का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनका परिवार एक शिक्षित और संस्कारी परिवार था। बचपन से ही वे अपने विचारों और भाषण कला के लिए चर्चित थे। अटल जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्हें छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि थी और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की सदस्यता ली। उनके भाषणों ने उन्हें जल्द ही एक युवा नेता के रूप में पहचान दिलाई। भारत की स्वतंत्रता के समय अटल बिहारी वाजपेयी भी इस संग्राम से जुड़े, लेकिन उनके जीवन का असली मोड़ तब आया जब वे भारतीय जनसंघ से जुड़े, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पूर्ववर्ती संगठन था। अटल जी ने जल्द ही अपनी प्रखरता और कुशल नेतृत्व के बल पर पार्टी में अहम स्थान प्राप्त किया। अटल बिहारी वाजपेयी का संसद में आगमन एक नया युग लेकर आया। उनके भाषण शैली और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी स्पष्ट सोच ने उन्हें जनता और विपक्ष के बीच भी सम्मान दिलाया। 1977 में जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बने और उनके नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार केवल 13 दिन चली, लेकिन 1998 में उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री पद संभाला और फिर 1999 में तीसरी बार। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जिससे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और सशक्त हुई। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व अद्वितीय था। उनके शांत और दृढ़ संकल्प ने भारत को इस कठिन परिस्थिति से विजयी किया। उन्होंने शांति और सामरिक सुरक्षा को संतुलित रखा। 2004 के बाद वाजपेयी जी ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन देश सेवा में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो उनके प्रति देश के असीम सम्मान को दर्शाता है। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके विचार, नेतृत्व और कृतित्व हमेशा भारतीय राजनीति और समाज में प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनके सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को देश आज भी आत्मसात कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक कवि, एक विचारक और एक युग पुरुष थे। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना और अपने जीवन को पूरी तरह देश के लिए समर्पित किया। उनकी स्मृति सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगी। एच.डी. देवे गौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हासन जिले के हरदनहल्ली गांव में हुआ। वे एक साधारण किसान परिवार से थे और इसी ग्रामीण परिवेश में उनकी परवरिश हुई। बचपन से ही वे खेती और ग्रामीण समस्याओं से जुड़े हुए थे, जिसने उन्हें राजनीति में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। देवे गौड़ा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और बाद में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, लेकिन उनका दिल राजनीति की ओर खींचता रहा। 1953 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। इसके बाद वे धीरे धीरे कर्नाटक की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। देवे गौड़ा ने 1962 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीता और 20 साल तक विधायक रहे। हालांकि 1980 के दशक में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जनता दल से जुड़ गए। वे एक कुशल रणनीतिकार और जमीनी नेता के रूप में उभरे, जिसने उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। 1994 में एच.डी. देवे गौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में किसानों और ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनकी नेतृत्व क्षमता और नीतियों ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया। 1996 में भारतीय राजनीति में अप्रत्याशित मोड़ आया। देश में गठबंधन की राजनीति का दौर था और कांग्रेस के पतन के बाद जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। एच.डी. देवे गौड़ा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। 1 जून 1996 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एच.डी. देवे गौड़ा का प्रधानमंत्री कार्यकाल करीब 10 महीने का रहा। इस दौरान उन्होंने गठबंधन सरकार को संभालने और संतुलन बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की।
उनके नेतृत्व में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। आखिर 1997 में देवेगौड़ा को गठबंधन सरकार की जटिलताओं के चलते प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। आज हम उस नेता की कहानी सुनेंगे जिसने भारतीय राजनीति में अपनी शांति और सौम्यता के लिए एक खास स्थान बनाया। इंद्र कुमार गुजराल एक ऐसा नाम जो हमेशा भारतीय लोकतंत्र की नींव में मजबूती के साथ खड़ा रहा। 4 दिसंबर 1919 को पाकिस्तान के झेलम शहर में जन्मे इंद्र कुमार गुजराल का जीवन संघर्ष और परिश्रम से भरा रहा। उनके माता पिता स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सदस्य थे, जिससे गुजराल जी में देशभक्ति और सेवा भाव का संस्कार बचपन से ही आ गया था। गुजराल का परिवार पंजाब के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक था। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई, जहां उन्होंने कला और राजनीति में गहरी रुचि विकसित की। स्वतंत्रता संग्राम में भी गुजराल का योगदान रहा। वह छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। आजादी के बाद उनका झुकाव समाजवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर बढ़ा। 1958 में गुजराल को राजदूत के रूप में रूस भेजा गया, जहां से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी पहचान बनाई। 1964 में वह राज्यसभा के सदस्य बने, जहां से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 1775 में आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी असहमति जताई और अपनी विचारधारा पर अडिग रहे। 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल भले ही मात्र 11 महीने का था, लेकिन उस दौरान उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो आज भी भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था, खासकर उन देशों के साथ जिनसे भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास जुड़ा था। राजनीति के बाहर भी गुजराल एक गंभीर विचारक, साहित्य प्रेमी और कला के संरक्षक थे। उन्होंने कई किताबें लिखी और उनके व्यक्तित्व में सहजता और विद्वता का अद्भुत संतुलन था। 30 नवंबर 2012 को इंद्र कुमार गुजराल ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवंत है। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा शांति, सौम्यता और कूटनीति की राह पर चलते हुए भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के ऐसे नेता जिन्होंने अपनी ईमानदारी, सादगी और अर्थशास्त्र के ज्ञान से देश की दिशा बदली। एक विद्वान, एक सुधारक और एक नेता जिन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों में आमूल परिवर्तन किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गहगांव में हुआ था। विभाजन के समय उनका परिवार भारत आया और यहीं से मनमोहन सिंह की शिक्षा की यात्रा शुरू हुई। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दी और मेहनत के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की और उसके बाद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान डॉ सिंह ने अर्थशास्त्र में विशेष दक्षता हासिल की। उनके गहन शोध ने उन्हें एक योग्य अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित किया। उनके शोध और लेखन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला और उन्हें एक विद्वान के रूप में पहचान दिलाई। मनमोहन सिंह का करियर राजनीति में नहीं बल्कि प्रशासनिक सेवा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शुरू हुआ। वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय में भी उच्च पदों पर कार्यरत रहे। 1991 में भारत के सामने जब आर्थिक संकट था, तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। यहीं से भारत में आर्थिक सुधारों का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1991 का वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विदेशी मुद्रा संकट, बढ़ता कर्ज और गिरती आर्थिक स्थिति ने भारत को घेर लिया था, लेकिन डॉ मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने निजीकरण, वैश्वीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ।
सिंह के आर्थिक सुधारों ने न केवल भारत को संकट से बाहर निकाला, बल्कि भारत को विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव मिला और वे प्रधानमंत्री बने। 22 मई 2004 को डॉ. सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। यह पहला मौका था जब एक अर्थशास्त्री और नौकरशाह देश के प्रधानमंत्री बने। डॉ. सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहा। 2008 में परमाणु समझौता, मनरेगा जैसी योजनाएं और आर्थिक विकास की दिशा में किए गए कई फैसले उनके कार्यकाल की विशेषताएं रहीं। हालांकि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठे। डॉ. सिंह का व्यक्तित्व हमेशा शांत और गंभीर रहा। डॉ. मनमोहन सिंह का योगदान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, उन्हें वैश्विक स्तर पर भी एक सम्मानित अर्थशास्त्री और नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में न सिर्फ अपने नेतृत्व और विकास कार्यों के लिए जाना जाता है, बल्कि एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है। एक नेता जिसने भारतीय राजनीति में नई ऊर्जा और सोच का संचार किया। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1985 को गुजरात के वडनगर में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे मोदी का जीवन संघर्ष और सादगी से भरा रहा। बचपन में वह अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत हमेशा बनी रही। छोटी उम्र में ही मोदी ने RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर सेवा और अनुशासन का पाठ पढ़ा। वहीं से उनके जीवन में राष्ट्र सेवा और संगठन की भावना प्रबल हुई। नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर में प्राप्त की, लेकिन उनकी असली शिक्षा RSS से मिली। 27 के दशक में उन्होंने संगठन के प्रचारक के रूप में कार्य किया, जहां से उनके नेतृत्व और सेवा के गुणों का विकास हुआ। RSS के प्रचारक के रूप में काम करते हुए मोदी ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और समाज की गहरी समझ हासिल की। यहीं से उनके जीवन में सेवा और समर्पण की नींव रखी गई। 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गठन के साथ नरेंद्र मोदी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया और गुजरात में उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें पार्टी के महत्वपूर्ण पद सौंपे गए। 1995 उन्होंने भाजपा को गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहीं से उनका राजनीतिक कद और भी बढ़ा। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला। उनके नेतृत्व में गुजरात ने अभूतपूर्व विकास देखा। उन्होंने राज्य में निवेश और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया। वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए उन्होंने गुजरात को औद्योगिक विकास का केंद्र बना दिया। मोदी ने अपने राज्य के विकास को प्राथमिकता दी और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में गुजरात का नाम विकास के मॉडल के रूप में जाना गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। नेतृत्व में भाजपा ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ देश को नई दिशा दी। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जन धन योजना और आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत किया। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश की विदेश नीति को नई दिशा दी।
उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका, रूस, जापान और अन्य प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत हुए। भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व में भारत ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर विश्व मंच पर प्रभाव डाला। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधार भी हुए। नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का लागू होना और आत्मनिर्भर भारत अभियान उनके कुछ प्रमुख फैसले रहे। इन नीतियों ने देश की आर्थिक स्थिति को नया रूप देने का प्रयास किया। इन सुधारों ने जनता के बीच चर्चा और आलोचनाएं दोनों ही पैदा की, लेकिन उनके पीछे मोदी का उद्देश्य था भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्थान दिलाना। 2019 में नरेंद्र मोदी ने फिर से भाजपा को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाई और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनके दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, नागरिकता संशोधन कानून सीए और राम मंदिर निर्माण जैसे फैसले देश की राजनीतिक दिशा में अहम रहे। नरेंद्र मोदी के जीवन की सादगी और सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनका निजी जीवन बहुत साधारण रहा है। योग, ध्यान और स्वाध्याय उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक संतुलन प्रदान करते हैं। नरेंद्र मोदी का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है। एक चाय बेचने वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक उनका नेतृत्व, संकल्प और देशभक्ति उन्हें एक असाधारण नेता बनाती है। चाहे उनके समर्थक हों या आलोचक, मोदी का प्रभाव और उनकी विरासत भारतीय राजनीति और समाज में गहराई से स्थापित हो चुकी है। देश पहले, फिर पार्टी और अंत में व्यक्ति, यही मेरा मंत्र है। नरेंद्र मोदी।